हेलो एवरीवन। हम लोग घटना चक्र की करंट अफेयर्स की एक सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग जनवरी 2024 से लेके अप्रैल 2024 तक के जितने भी करंट अफेयर्स दिए गए हैं घटना चक्र की मैगजीन में, उन सारे करंट अफेयर्स को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। इसी की सीरीज़ में हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है जनवरी 2024 के महीने से, जिसमें हम लोगों ने 2 वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है, जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की घटनाओं से संबंधित है। आज का ये तीसरा वीडियो होगा, जिसमें हम लोग आर्थिक परिदृश्य की घटनाओं को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद कुछ सेगमेंट इसमें और बचेंगे जनवरी के महीने में, जो होंगे एनवायरमेंट इकोलॉजी से संबंधित, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित, और जो खेल परिदृश्य घटनाओं से संबंधित होंगे वो 3 सेगमेंट बचेंगे, उनको हम लोग आने वाले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो इस प्रकार जो जनवरी महीने के करंट अफेयर्स होंगे वो टोटली कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग फरवरी, मार्च और अप्रैल के जो करंट अफेयर्स होंगे उनको भी इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जो अपना मेन टॉपिक है, जो कि है बेसिकली आर्थिक परिदृश्य की घटनाओं से संबंधित, जो कि जनवरी 2024 के महीने में संपन्न हुए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि वैश्विक शेयर बाजार में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत को इसमें स्थान प्राप्त हुआ है चौथा। अगला क्वेश्चन इसी में ये कह रहा है कि इस रैंकिंग में शीर्ष 3 देश कौन कौन से हैं। 3 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है अमेरिका को, दूसरा मिला हुआ है चीन को, तीसरा स्थान इसमें जापान को मिला हुआ है और चौथा मिला हुआ इसमें भारत को। अब अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित है। इसमें ये कह रहा है कि 22 जनवरी 2024 को भारतीय शेयर बाजार में अंकित कुल शेयरों का मूल्य कितना था। तो ये मूल्य था $4.33 ट्रिलियन। अब अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगले क्वेश्चन में कह रहा है फोर्ब्स के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक स्वर्ण भंडार किस देश के पास है। तो ये है यूएसए के पास। कितना टन है यूएसए के पास, तो ये है 8133.46 टन जो है यूएसए के पास ये स्वर्ण भंडार है। अगर इसी में ये कह रहा है कि अगर पूछा जाए कि सोने के भंडार के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला हुआ है, तो भारत का स्थान है इसमें 9वां। और भारत के पास कितना स्वर्ण भंडार है, तो ये है 800.78 टन। तो इतना स्वर्ण भंडार भारत के पास विद्यमान है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगले क्वेश्चन में कह रहा है किस राज्य के मोनपा हैंडमेड जो कागज़ है इसको जीआई टैग मिला हुआ है। तो यह है अरुणाचल प्रदेश का। अगले क्वेश्चन में कह रहा है पंचायती राज संस्थाओं की वित्त रिपोर्ट जो कि है 2020-21 से 2022-23 के मध्य, ये किसने जारी की हुई, यह पूछा जा रहा है। तो ये जारी की गई भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत और कौन सा देश मुक्त व्यापार समझौते हेतु सहमत हो गए हैं। तो ये हो गया है भारत और स्विट्ज़रलैंड। मतलब क्या हुआ है, तो जो भारत और स्विट्ज़रलैंड हैं ये दोनों देश मुक्त व्यापार समझौते के लिए सहमत हो गए हैं। अगर बात की जाए कि इन समझौतों के हेतु जो प्रयास है वो कब से वार्ता इनकी चल रही है, तो ध्यान दीजिएगा इन दोनों देशों के मध्य कब से वार्ता हो रही है। तो ये हो रही है वर्ष 2008 से। मतलब इतने लंबे समय से ये वार्ता हो रही है, जिसको मूर्त रूप दिया गया है जनवरी 2023 में, जनवरी 2024 में। ध्यान दीजिएगा कब हुआ है, जनवरी 2024 में। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। मतलब जनवरी 2024 में ये जो वार्ता है वो संपन्न हुई है, लेकिन वार्ता के जो प्रयास हैं वो 2008 से ही जारी थे। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान, जिसका नाम है असोनी, इसको स्टार्ट किया हुआ या इसका अनावरण किया हुआ है। तो ये स्टार्ट किया है असम के द्वारा। इसी में कह रहा है कि यह योजना कितने करोड़ रुपए से शुरू की गई है। तो ये स्टार्ट की गई है लगभग 3900 करोड़ रुपए से। अब अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगले क्वेश्चन में कह रहा है किस बैंक ने नवीनतम जो मोबाइल ऐप बैंकिंग सेवा है, जिसका नाम है मनी टू इंडिया कनाडा, इसको लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया गया है आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। इसी में कह रहा है कि कितनी राशि उपयोगकर्ता के द्वारा एक ही लेन देन में भेजी जा सकती है। तो ये भेजी जा सकती है 30,000 कैनेडियन डॉलर। मतलब सीएडी का मतलब होता है कैनेडियन डॉलर। तो 30,000 कैनेडियन डॉलर को जो है वो एक ही द्वारा, मतलब एक ही समय में लेन देन की राशि जो है वो भेजी जा सकती है। अब अगला इसी में ये कह रहा है कि जो सीएडी है इसका पूर्ण रूप क्या है। तो अभी मैंने बताया था कि कैनेडियन डॉलर इसका जो पूर्ण रूप है ये है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि वार्षिक असमानता रिपोर्ट 2024, ये जो रिपोर्ट है पूछा जा रहा है किसके द्वारा इसको जारी किया गया है। तो इसको जारी किया गया है एक्सफॉर्म इंटरनेशनल के द्वारा। अब इसमें कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड इनको जान लेते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या क्या बातें निकल कर सामने आई हैं। तो देखिए इसी में ये कह रहा है कि वर्ष 2020 के बाद विश्व के 5 सबसे अमीर व्यक्तियों की संपत्ति में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। तो ये बढ़ोतरी हुई है 114%। अगले में कह रहा है इस दौरान विश्व में कितने लोग जो हैं और भी ज़्यादा गरीब हो गए हैं। तो ये लगभग 5 अरब जो लोग हैं वो और भी ज़्यादा गरीब हो गए हैं। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध के जो अमीर देश हैं इनके पास वैश्विक संपत्ति का कितना हिस्सा है। तो इनके पास 69% वैश्विक संपत्ति का हिस्सा है। अगले में कह रहा है उत्तरी गोलार्ध के इन अमीर देशों में कह रहा है विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो 21% जो जनसंख्या है वो उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है।
अब अगला कह रहा है विश्व के सर्वाधिक अमीर जो हैं उनका कह रहा है अगर 1% लोगों का हिस्सा लिया जाए तो उनके पास वैश्विक वित्तीय संपत्ति का कितना हिस्सा है, तो उनके पास 43% हिस्सा है वैश्विक संपत्ति का। तो इतना डिफरेंस है गरीबी और अमीरी में, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए अगले में क्या है, तो अगले में कह रहा है किस कंपनी को डिजिटलीकरण हेतु स्कोप उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो ये प्राप्त आरईसी लिमिटेड को। अब आरईसी लिमिटेड क्या है, तो देखिए आरईसी लिमिटेड जो है वो विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक महारत्न का दर्जा प्राप्त एक कंपनी है, तो याद रखिएगा आरईसी लिमिटेड कैसी कंपनी है, तो ये विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत महारत्न का दर्जा प्राप्त एक कंपनी है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये है दिनार कुवैत। ये जो है ये दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी है। अब इसका देखिए रुपए की तुलना में इसकी मजबूती कितनी है इसको भी जान लेते हैं। तो देखिए इसमें ये कह रहा है कि दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी में डॉलर का स्थान कौन सा है, तो ध्यान दीजिएगा डॉलर का स्थान 10वां है, मतलब 10वें स्थान पर डॉलर है, मतलब 10 जो करेंसियाँ हैं उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। अब इसी में ये कह रहा है कि अगर एक कुवैती दिनार जो है उसको हम लोग रुपए में कन्वर्ट करें तो वो मतलब कितने रुपए के वो लगभग इक्वल होगा, तो वो होगा 273 रुपये के इक्वल होगा। तो ये मुद्रा इतनी स्ट्रॉन्ग है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सी जो कंपनी है सैमसंग को पीछे पछाड़कर विश्व की सबसे बड़ी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी बन गई है, तो ये है एप्पल की कंपनी। अगले में कह रहा है किस राज्य को वर्ष 2022 हेतु राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो ये प्रदान किया गया है मेघालय को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आरटी सर्विसेज, ध्यान दीजिएगा कह रहा है आईटी सर्विसेज 25 जो है रैंकिंग, ये कह रहा है 2024 जो है ये रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी की गई है। कहने का मतलब ये है जो आईटी सर्विसेज 25 रैंकिंग है जो 2024 में जारी की गई है, किसके द्वारा इसको जारी किया गया है, तो इसको जारी किया गया है ब्रांड फाइनेंस के द्वारा। अब इसमें बताया क्या गया है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन इसी में ये कह रहा है कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जिसको हम लोग टीसीएस कहते हैं को इस रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो इसमें टीसीएस को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अगर पूछा जाए कि पहले स्थान पर कौन सी इसमें कंपनी रही है, तो पहला स्थान मिला है एसेंचर को। ध्यान दीजिएगा एसेंचर इस कंपनी का नाम है, इसको पहला स्थान मिला हुआ है और टीसीएस को इसमें दूसरा स्थान मिला हुआ है। अगर तीसरे की बात किया जाए तो तीसरा सर्वाधिक मूल्यवान ब्रांड कौन सा रहा ये पूछा जा रहा है, तो ये रहा है इन्फोसिस। तो ये सब बातें इस रिपोर्ट में बताई गई हैं। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि महतारी बंधन योजना 2024 ये कहाँ पे घोषित की गई है, तो ये घोषित की गई है छत्तीसगढ़ में। अब इसके तहत क्या क्या प्रोग्राम घोषित किए गए हैं, मतलब क्या क्या इसमें एडिशनल पॉइंट हैं इनको जान लेते हैं। तो देखिए इस योजना के तहत कह रहा है जो पात्र विवाहित महिला होंगी उनको कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, तो इनको 1000 रुपये प्रतिमाह की जो सहायता है वो प्रदान की जाएगी। अब अगला क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है किस राज्य के देसी खजूर जिसका नाम है कक्षी खरेक इसको जीआई टैग मिला है, तो यह है गुजरात राज्य का। अगले में कह रहा है किसने आधार को वैध जन्म तिथि प्रमाण से हटा दिया है। कहने का मतलब ये है कि जो वैध प्रमाण जो वैध सर्टिफिकेट के रूप में एक तरह से आधार कार्ड का यूज होता था, जिसका यूज होता था कि जन्मतिथि प्रमाण कैसे किया जाए, मतलब जन्मतिथि अगर कहीं पर प्रमाणित करना है तो वहाँ पे आधार कार्ड का यूज किया जाता है। लेकिन कह रहा है कि किसने आधार कार्ड को जो वैध जन्म तिथि प्रमाण था इससे हटा दिया है, तो ये हटा दिया गया है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा, जिसको हम लोग ईपीएफओ कहते हैं। हाल फिलहाल में ईपीएफओ के फॉर्म भी आए होंगे, तो ये ध्यान दीजिएगा इसी ने क्या किया है जो आधार था इसको वैध जन्म तिथि प्रमाण पत्र से हटा दिया है। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किस संस्था ने वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट 2024 जारी की है, तो इसको जारी किया गया है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा, जिसको हम लोग आईएलओ कहते हैं। अब आईएलओ से संबंधित कुछ एडिशनल पॉइंट दिए गए हैं, इनको जान लेते हैं। तो इसमें ये कह रहा है कि इस रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष बेरोजगार जो हैं लोगों की संख्या में कितनी वृद्धि की संभावना व्यक्त की गई है, तो वृद्धि में व्यक्त की गई संभावना 2 मिलियन बेरोजगारों की, मतलब इतनी वृद्धि हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन इसी में ये कह रहा है कि रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में बेरोजगारी में कितनी वृद्धि की संभावना व्यक्त की गई है, तो ये प्रतिशत में देखा जाए तो ये होता है 5.2%। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि वर्ष 2023 में बेरोजगारी दर कितनी थी, तो ये थी 5.1%। अगले में कह रहा है कि आईएलओ की स्थापना कब की गई थी, तो ये हुई थी वर्ष 1919 में। अगर पूछा जाए आईएलओ का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में आईएलओ का मुख्यालय स्थित है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस जगह ई गवर्नेंस पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है, तो यह किया गया है गुवाहाटी में। अगले में कह रहा है सरकार ने शीरा जो मतलब गन्ने से जब चीनी बनती है तो उसमें एक उप उत्पाद के रूप में निकलता है शीरा,
तो कह रहा शीरे पर कितना प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाया गया है, तो ये 50% निर्यात शुल्क इस पर लगाया गया है। अगला पूछा जा रहा है शीरा है क्या, तो शीरा क्या है, यह गन्ने गन्ने से जब चीनी बनती है तो उसी में एक उप उत्पाद के रूप में शीरा मिलता है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग इसकी रैंकिंग के अनुसार स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है। कहने का मतलब ये है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है। तो इसमें देखिए कुछ राज्यों की श्रृंखला दी गई है। तो इसमें पहला है गुजरात, दूसरा है केरल, तीसरा है कर्नाटक। तो ये सब ऐसे राज्य हैं जिन्होंने स्टार्टअप इकोसिस्टम को विकसित करने में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगले क्वेश्चन में कह रहा है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005 to 6 नामक जो चर्चा पत्र है किसने जारी किया हुआ है, तो ये जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। किसने जारी किया है, नीति आयोग के द्वारा इसको जारी किया गया है। अब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से संबंधित कुछ यहाँ पे फैक्ट दिए गए हैं, इनको जान लेते हैं, जिसको हम लोग बहुआयामी गरीबी कहते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें यह कह रहा है कि भारत में बहुआयामी निर्धनता कह रहा वर्ष 2013-14 में कितनी थी, 29.17% थी। लेकिन ये कह रहा है कि ये घटकर 2022-23 में कितनी रह गई है, तो मतलब 29.17% से घटकर ये हो गई 11.28%। मतलब मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी थी उसमें इतनी कमी आई है। अब अगला पॉइंट ये कह रहा है कि इस दौरान कितने लोगों को बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकाला गया है, तो ये निकाला गया है 24.82 करोड़ लोगों को। मतलब इतने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। अब अगले में कह रहा है किस प्रदेश के सर्वाधिक लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर आए हैं, तो ये आए हैं उत्तर प्रदेश के लोग। जिनमें लोग बाहर आए हैं वो हैं 5.94 करोड़ लोग जो है वो उत्तर प्रदेश में बहुआयामी निर्धनता से बाहर आए हैं। अब अगले में ये कह रहा है कि बहुआयामी निर्धनता से लोगों को बाहर निकालने के लिए कह रहा है दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन से राज्यों को स्थान मिला हुआ है, तो दूसरा स्थान मिला हुआ है बिहार को। इसमें बिहार में निकले हुए हैं लोग गरीबी से 3.77 करोड़, और उसके बाद मध्य प्रदेश का स्थान आता है जहाँ पे 2.30 करोड़ लोग यहाँ पे बहुआयामी गरीबी से रेखा से बाहर निकल गए हैं। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक को पीछे छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र का सर्वाधिक मूल्यवान उपक्रम कौन बन गया है, तो ये बन गया है भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसको हम लोग LIC कहते हैं। अब अगले में कह रहा है कैपिटल फूड्स की जो कितनी है हिस्सेदारी वो टाटा कंज्यूमर्स ने खरीदी है, तो ये खरीदी है 100% हिस्सेदारी। तो याद रखिएगा जो कैपिटल फूड्स है इसकी कितनी % हिस्सेदारी टाटा कंज्यूमर्स ने खरीदी है, तो ये खरीदी है 100% इसकी हिस्सेदारी। मतलब कह सकते हैं कि टोटली उस कंपनी को खरीद लिया गया है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक जो बैठक है वो कहाँ पर आयोजित हुई है, तो आयोजित हुई है दावोस स्विट्जरलैंड में। अगले में कह रहा है किसने ये धारणा व्यक्त की कि आने वाले समय में जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता होगी, जिसको हम लोग AI कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये कह रहा है लोगों के रोज़गार को प्रभावित करेगी। तो किसने ऐसा बताया हुआ है, तो ये बताया गया है क्रिस्टीना जॉर्जिया के द्वारा। अब ये क्रिस्टीना जॉर्जिया कौन है इसको भी जान लेते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसके अनुसार कितने प्रतिशत जो रोज़गार होंगे वो प्रभावित होंगे, तो 40% जो रोज़गार होंगे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आ जाने से प्रभावित होंगे। और जैसा कि मैंने कहा था क्रिस्टीना जॉर्जिया जो है ये हैं कौन, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बताया गया है कि जो क्रिस्टीना जॉर्जिया हैं ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको हम लोग IMF कहती हैं, इसकी ये अध्यक्ष हैं। तो इन्होंने ऐसा बताया हुआ है। अब अगला इसी में कह रहा है IMF का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये वाशिंगटन DC में है, USA में है। अब अगला कह रहा है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1944 में। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट जो ये योजना है इसको किस बैंक ने लॉन्च किया है, तो ये योजना जो है लॉन्च की गई है भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। अगले में कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक RBI के किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल जो है वो 1 वर्ष के लिए पुनः बढ़ाया गया है, तो इनका नाम है माइकल देवव्रत पात्रा। तो इनका जो कार्यकाल है, ये डिप्टी गवर्नर हैं, इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो इन्हीं के बारे में ये कह रहा है कि पात्रा को 3 वर्ष के कार्यकाल के बाद अब डिप्टी गवर्नर नियुक्त कब किया गया था, मतलब इनको 3 वर्ष पहले कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया था, तो इनको कब नियुक्त किया गया था ये पूछा जा रहा है। तो इनको नियुक्त किया गया था जनवरी 2020 में, मतलब जनवरी 2020 में नियुक्त किया गया था। ये अब तक ही जो माइकल देवव्रत पात्रा हैं ये अब तक डिप्टी गवर्नर हैं RBI में। अब अगला देखिए अगले में कह रहा है कि बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता हेतु कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कौन सी योजना की शुरुआत की है, तो इस योजना का नाम है युवा निधि। अगले में कह रहा है विश्व व्यापार संगठन WTO में कह रहा है भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है सेंथिल पांडियन को। तो ध्यान दीजिएगा जो WTO है
वहाँ पे कह रहा है भारत के राजदूत के रूप में सेंथिल पांडियन हैं, इनको नियुक्त किया गया है। अब WTO से संबंधित कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको जान लेते हैं। तो देखिए कह रहा है विश्व व्यापार संगठन, जिसको हम लोग WTO कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगले में कह रहा है जो WTO है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1995 में। तो एक बात यहाँ पे ये याद रखिएगा कि जो 1995 में इसको पहले गेट के नाम से जाना जाता था, मतलब GATT, पहले इसको ये कहा जाता था। लेकिन 1995 में इसका नाम बदलकर WTO कर दिया गया, मतलब गेट के स्थान पर WTO की स्थापना कर दी जाती है 1995 में। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय रेलवे माल ढुलाई गतिविधि, जिसको हम लोग IRFA कहते हैं, इस सूचकांक जो है ये किसके द्वारा पेश किया गया है? तो ये जो सूचकांक है ये पेश किया गया है डन एंड ब्रैडस्ट्रीट और जुपिटर वैगन्स लिमिटेड, इनके द्वारा ये रिपोर्ट है जिसको हम लोग कहते हैं भारतीय रेलवे माल ढुलाई गतिविधि, इस सूचकांक को इनके द्वारा प्रकाशित किया गया है या पेश किया गया है। अब इसमें कह रहा है कि IRFA जो सूचकांक है इसमें कौन से दो महत्वपूर्ण उप सूचकांक शामिल किए जाते हैं? तो इनमें पहला सूचकांक होता है गतिविधि उप सूचकांक और दूसरा होता है अनुभव उप सूचकांक। तो इन्हीं दो सूचकांकों को इसमें शामिल किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दक्षिण कोरियाई कंपनी जिसका नाम है सिमटेक, ध्यान दीजिएगा सिमटेक कहाँ की कंपनी है? तो ये दक्षिण कोरिया की कंपनी है। इसने कह रहा है कहाँ पे सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसने घोषणा की है साणंद, जो कि गुजरात में है, कि यहाँ पर ये सेमीकंडक्टर संयंत्र बनाएगी। अब अगला कह रहा है कि रियल टाइम प्रेषण के लिए UPI ऐप किस देश से सक्षम हुए हैं? तो ये हुए हैं सिंगापुर से, मतलब सिंगापुर में भी जो UPI होगा वो रियल टाइम प्रेषण के लिए अब उपयोग किया जा सकेगा। अब अगले में कह रहा है किसने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो 2024 जो है ये जारी किया गया है? तो ये जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है ये जारी किया गया है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। अब अगला इसी में ये कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कहाँ के बेसन के लड्डू को GI टैग मिला हुआ है? तो ये है हनुमानगढ़ी, जो कि अयोध्या में है। इसको 11 जनवरी 2024 को जो यहाँ का बेसन का लड्डू है हनुमानगढ़ी अयोध्या का, उसको GI टैग प्रदान किया गया है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको हम लोग IMF कहते हैं, इसने किस देश को राहत पैकेज के रूप में $700 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो ये दी है पाकिस्तान के लिए। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसने विश्व आर्थिक स्थिति एवं परिदृश्य रिपोर्ट 2024 जारी की है? तो ये जारी की गई है आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग के द्वारा, जो कि संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है, जिसको हम लोग UNDESA के भी नाम से जानते हैं। अब इसी की रिपोर्ट में कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई हैं, उन जो पॉइंट बताए गए हैं उन पॉइंट को जान लेते हैं। तो देखिए इसमें बताया गया है कि वर्ष 2024 में भारत की कितनी वृद्धि दर अनुमानित की गई है, मतलब इसने कितना अनुमान लगाया है कि भारत की वृद्धि कितनी होगी? तो इसने अनुमान लगाया है 6.2% रहने की अनुमान लगाई है, मतलब जो भारत की वृद्धि होगी वो 6.2% रहेगी, ऐसा अनुमान इसके द्वारा लगाया गया है। अगला इसी में कह रहा है कि इस रिपोर्ट में USA की वृद्धि दर वर्ष 2024 में घटकर कितनी हो जाने का अनुमान लगाया है इसने? तो इसने लगाया है कि 1.4% हो जाएगी, जो कि 2023 में 2.5% थी। अब अगले में कह रहा है कि वर्ष 2024 में चीन की जो वृद्धि दर है वो घटकर कितनी हो जाने का अनुमान इसने लगाया है? तो ये लगाया है कि 4.7 हो जाएगी, जो कि 2023 में 5.3% था। अगले में कह रहा है वर्ष 2024 में वैश्विक हेडलाइन मुद्रास्फीति दर कितनी अनुमानित की गई है? तो ये अनुमानित की गई है 3.9%। अब अगला इसी में कह रहा है कि जो हेडलाइन मुद्रास्फीति है ये क्या होती है, इसको भी जान लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये स्टैटिक जीके का पोर्शन है। इकोनॉमिक्स में ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो देखिए इसमें ये कह रहा है कि किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य और ऊर्जा को शामिल करते हुए जब हम लोग मुद्रास्फीति की गणना करते हैं तब इस मुद्रास्फीति की गणना को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसी को हेडलाइन मुद्रास्फीति कहा जाता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन हम लोग तब कहते हैं या हेडलाइन मुद्रास्फीति हम लोग तब कहते हैं जब किसी अर्थव्यवस्था में हम लोग खाद्य और जो ऊर्जा होते हैं इन दोनों की हम लोग माप को शामिल करते हैं मुद्रास्फीति में, तब हम लोग इसको हेडलाइन मुद्रास्फीति कहते हैं। अगर हम लोग खाद्य और ऊर्जा है इसको अगर हम लोग घटा देते हैं मुद्रास्फीति में तब हमको क्या प्राप्त होता है? आगे यही क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिए आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब हम लोग जो खाद्य और ऊर्जा है इसको हम लोग हटाकर मुद्रास्फीति की माप करते हैं तब इसको क्या कहा जाता है? तब इसको कोर मुद्रास्फीति कहा जाता है, जिसको हम लोग कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। तो ये जो दो कॉन्सेप्ट हैं, जिसको हम लोग हेडलाइन मुद्रास्फीति कहते हैं और जिसको हम लोग कोर इन्फ्लेशन कहते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस संस्था ने ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी डिमांड नामक श्वेत पत्र जारी किया है? ये जारी किया गया है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। अब अगला इसी में ये कह रहा है कि इस श्वेत पत्र के अनुसार ऊर्जा की मांग पर उचित कार्रवाई करके वर्ष 2030 तक ऊर्जा तीव्रता को कितना कम किया जा सकता है?
तो ये कम किया जा सकता है 31% तक। अब अगला क्वेश्चन इसी में ये कह रहा है कि इससे प्रतिवर्ष कितनी बचत संभव होगी, तो इससे लगभग $2 ट्रिलियन की बचत होगी। इसी में कह रहा है इस श्वेत पत्र के अनुसार इस परिवर्तन हेतु कौन सी 3 चीज़ें महत्वपूर्ण होंगी। तो इसके अंतर्गत हम लोग को महत्वपूर्ण जो 3 चीज़ें होंगी जिनकी हमको बचत करनी होगी, तो होगा ऊर्जा बचत, दूसरा होगा ऊर्जा दक्षता और मूल्य श्रृंखला सहयोग। तो ये सारी चीज़ें हमको करनी होंगी, मतलब पहली है ऊर्जा बचत, दूसरी है ऊर्जा दक्षता और तीसरी है मूल्य श्रृंखला सहयोग। तो इन चीज़ों को अगर हम लोग करेंगे तो इस श्वेत पत्र के अनुसार बताया गया है कि लगभग $2 ट्रिलियन होगी, उसकी प्रतिवर्ष हम लोग बचत कर पाएंगे। अब अगला ये कह रहा है कि WEF की स्थापना कब हुई थी, तो ये इसकी स्थापना हुई है वर्ष 1971 में। अगले में कह रहा है WEF के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है, तो ये हैं क्लास श्वाब। तो जो इसके WEF जो है इसके ये कार्यकारी अध्यक्ष हैं। अब अगला कह रहा है इसका मुख्यालय कहाँ पर है WEF का, तो ये भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो बहुत सारी जो संस्थाएं अभी हम लोगों ने देखा था उनका भी मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के किन 3 उत्पादों को भौगोलिक संकेतक, जिसको हम लोग GI टैग कहते हैं, ये प्रदान किया गया है। तो पहला प्रोडक्ट है, इसका नाम है आदि केकिर, जिसको हम लोग अदरक कहते हैं, इसका नाम है आदि केकिर, इसको GI टैग मिला है। दूसरा है तिब्बती प्रवासियों द्वारा हाथ से बनाया गया जो कालीन होता है, इसको भी GI टैग मिला है। तीसरा है वांचो समुदाय द्वारा बनाई गई लकड़ी की शिल्प। तो इन तीनों को GI टैग प्रदान किया गया है। अगले में कह रहा है CREDAI के अनुसार कह रहा है MSME जो क्षेत्र होते हैं इनमें कह रहा है भारत के प्रमुख 3 राज्य कौन कौन से हैं। मतलब MSME में कह रहा है भारत के प्रमुख 3 राज्य कौन कौन से हैं। तो पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है तमिलनाडु और तीसरा है उत्तर प्रदेश। अब अगला क्वेश्चन क्या है इसको जान लेते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है इसी से संबंधित है, MSME से संबंधित। इसमें कह रहा है इन राज्यों में भारत की कितनी MSME पंजीकृत हैं। तो लगभग इसमें 40% जो MSME हैं इन 3 राज्यों में ही पंजीकृत हैं। अगले में कह रहा है उत्तर प्रदेश में भारत की कितनी MSME पंजीकृत हैं। तो ये लगभग 9% जो MSME हैं वो केवल उत्तर प्रदेश में ही पंजीकृत हैं। अब अगले में कह रहा है MSME जो होता है इसका पूरा नाम क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है लघु कुटीर एवं मध्यम उपक्रम। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जिनका नाम है डॉक्टर मनसुख मांडविया, इन्होंने उज्जैन में किस फूड स्ट्रीट का उद्घाटन किया है। तो इसका नाम है प्रसादम। प्रसादम क्या है कि एक फूड स्ट्रीट है। अब अगले में कह रहा है कि मनीला में एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम है विकासशील। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्राथमिक कृषि ऋण समितियां जिसको हम लोग PSCs कहते हैं, इनके द्वारा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों के संचालन की उपलब्ध में कह रहा है आयोजित राष्ट्रीय PSCS जो महासंगोष्ठी का आयोजन किया गया था। इस राष्ट्रीय PSCS महासंगोष्ठी की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है। तो ये अध्यक्षता की गई अमित शाह के द्वारा, जो कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत का खिलौना निर्यात, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कह रहा है भारत का खिलौना निर्यात वर्ष 2022-23 में कितना रहा है। तो ये रहा है $326 मिलियन के लगभग रहा है। अगले में कह रहा है अगर 14-15 की तुलना में देखा जाए तो यह कितने % अधिक रहा है। तो ये 239% अधिक रहा है। अब अगले में कह रहा है सेबी ने किसे कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो ये किया है जी राम मोहन राव को। ये क्या हैं, ये सेबी के कार्यकारी निदेशक हैं। अगले में कह रहा है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपने CSR लाभार्थियों को वित्तीय समावेशन सेवाएं प्रदान के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो ये किया है हिंदुस्तान जिंक के साथ। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इंडिया रेटिंग्स द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की GDP जो है उसकी वृद्धि का अनुमान दर जो 6.2% था, इससे बढ़कर कितना कर दिया गया है। तो ये कर दिया गया है 6.7%। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया। तो ये किया गया है उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के द्वारा, जिसको हम लोग DPIIT कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसको भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस प्रदान किया है। तो ये किया है टाटा पे को। अगला इसी में कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने इसलिए यह लाइसेंस प्रदान किया है, किस लिए प्रदान किया है। तो इसने प्रदान किया है ई-कॉमर्स लेन देन हेतु, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक ने जो ये टाटा पे है इसको ये लाइसेंस प्रदान किया है। अब अगला कह रहा है भारत का पहला जो क्रेडिट पास है किसने लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है बजाज फिनसर्व लिमिटेड के द्वारा। इसने क्या किया है, तो भारत का पहला क्रेडिट पास इसने लॉन्च किया हुआ है। अब अगले में कह रहा है यह पास किसके द्वारा संचालित है। तो ये सिविल लिमिटेड के द्वारा ये संचालित किया जाएगा। अगले में कह रहा है हाल ही में अलग अलग राज्यों के कितने उत्पादों को भौगोलिक संकेतक जिसको हम लोग GI टैग कहते हैं ये प्रदान किया गया है। तो ये प्रदान किया गया है 17 को। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, इसको जान लेते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है
कि हाल ही में किस राज्य के 5 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये है पश्चिम बंगाल के। अब ये कौन कौन से उत्पाद हैं? तो पहला है प्राकृतिक शहद जो कि सुंदरबन का है। दूसरा है काला नुनिया चावल जो कि जलपाईगुड़ी का है। तीसरा है गराड़ और कोरियल जो साड़ियाँ हैं जो कि मुर्शिदाबाद और पूर्वी वर्धमान ज़िले की हैं। और पाँचवा है ध्यान दीजिएगा, और क्या है जो पाँचवें नंबर पर है वो है तंगेल साड़ी जो कि नादिया ज़िले की है। तो इन्हीं 5 जो उत्पाद हैं इनको पश्चिम बंगाल ने जीआई टैग प्रदान किया है। तो मतलब ये पश्चिम बंगाल के 5 जीआई टैग हैं जिनको ये उत्पाद हैं 5, ध्यान दीजिएगा, ये 5 उत्पाद हैं पश्चिम बंगाल के जिनको जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब अगले में कह रहा है अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ जिसको हम लोग AIRAI कहते हैं, इसका नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इनका नाम है शशि सिंह। अगले में कह रहा है उन्होंने किसका स्थान लिया हुआ है? तो इन्होंने रमेश केजरीवाल का स्थान लिया हुआ है। अगले में कह रहा है AIRAI इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है वर्ष 1945 में। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है भारत ने किस देश से आयातित कच्चे तेल का भुगतान पहली बार रुपए में किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये किया है संयुक्त अरब अमीरात के साथ। अब अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित ये कह रहा है कि भारत को लगभग कितना प्रतिशत तेल है इसकी ज़रूरतों को पूरा करने हेतु आयात पर निर्भर रहना पड़ता है? तो लगभग 85%, जो कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा है। तो इतना परसेंट तो तेल हमको सिर्फ मंगाना पड़ता है हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। अगले में कह रहा है किस संस्था ने ट्रेड पॉलिसी टूल फॉर क्लाइमेट इस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो ये जारी की गई है विश्व व्यापार संगठन के द्वारा। इसी में कह रहा है कि इस रिपोर्ट में किस दृष्टि से विभिन्न देशों की व्यापार नीतियों की समीक्षा की गई है? तो ये समीक्षा की गई जलवायु परिवर्तन समन हेतु रणनीतियों के माध्यम से। अब अगला इसी में ये कह रहा है कि वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सरकारी प्रापण जिसको हम लोग गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट कहते हैं इसकी हिस्सेदारी कितनी है? तो ये है लगभग 15%, लगभग 15% के बराबर है। अब अगले में कह रहा है सरकार जो है प्रत्येक वर्ष कितनी सब्सिडी पर्यावरण के लिए हानिकारक मदों पर खर्च करती है? तो ये करती है $1.2 ट्रिलियन। अगले में कह रहा है वर्ष 2025 तक जीवाश्म ईंधन सब्सिडी में सुधार, वर्ष 2030 तक कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कितने प्रतिशत में कमी लाया जाएगा? तो कमी लाई जाएगी 6% की। कितनी कमी लाई जाएगी? तो 6% की इसमें कमी लाई जाएगी। अगले में कह रहा है किस राज्य की सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट जिसको हम लोग OTS कहते हैं 2023 योजना शुरू की है? तो ये योजना शुरू की है हरियाणा के द्वारा। और यह योजना कब से कब तक चलेगी या चालू रहेगी? तो ये चालू रहेगी जनवरी से मार्च 2024 तक। और इस योजना का अगर उद्देश्य पूछा जाए क्या है, तो इस योजना का उद्देश्य है कि GST लागू होने से पूर्व के जो लंबित कर हैं इनके भुगतान का निपटारा किया जा सके। अगले में कह रहा है वस्तु एवं सेवा कर जिसको हम लोग GST कहते हैं को कब शुरू किया गया था? तो इसको शुरू किया गया था 1 जुलाई 2017 से। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ISCC प्लस सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बन गई है? ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, RIL। अगला क्या कह रहा है कि RIL को यह सर्टिफिकेशन क्यों प्राप्त हुआ है? क्योंकि इसने प्लास्टिक कचरे को उच्च गुणवत्ता वाले नए प्लास्टिक में पुनः चक्रण कर दिया है, तो इसीलिए इसको ये सर्टिफिकेट जो है वो प्रदान किया गया है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ISCC का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका विस्तृत रूप है इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी एंड कार्बन सर्टिफिकेशन। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसने किसानों के लिए तूर दाल खरीद पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया अमित शाह के द्वारा जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। अब अगला कह रहा है तूर दाल किसे कहते हैं? तो जो अरहर की दाल होती है उसी को हम लोग तूर दाल कहते हैं। अगले में कह रहा है यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इनका नाम है नादिया कैल्विनो। अगला इसी में ये कह रहा है कि नादिया कैल्विनो हैं इन्होंने किसके स्थान पर पदभार ग्रहण किया हुआ है? तो ये किया हुआ है वर्नर होयर के द्वारा, मतलब होयर के स्थान पर। अगले में कह रहा है नादिया कैल्विनो जो हैं किस देश से संबंधित हैं? तो ये स्पेन से संबंधित हैं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है 16वें वित्त आयोग से संबंधित है। तो इसमें कह रहा है कि 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है अरविंद पनगाड़िया को। अगले में कह रहा है 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब से कब तक होगा? तो ये होगा 21 अक्टूबर 2025 तक। अब अगला कह रहा है अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों को किस दौरान लागू किया जाएगा? तो ये 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक इसको लागू किया जाएगा। अगला देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे KC नियोगी। अगले में कह रहा है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे NK सिंह। तो याद रखिएगा 15वें के हैं NK सिंह। और 16वें के आयोग कौन है? तो 16वें के आयोग अभी हम लोगों ने देखा था अरविंद पनगाड़िया हैं। और जो पहला वित्त आयोग था इसके अध्यक्ष थे KC नियोगी। अब अगले में कह रहा है भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो ये अनुच्छेद है 280 का पैरा फर्स्ट, इसी के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है।
अगले में कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू करेगा? तो ये करेगा गुजरात। अगले में कह रहा है गुजरात राज्य किसके सहयोग से यह पर्यटन जो है, जो मतलब पनडुब्बी पर्यटन है, ये शुरू करेगा? तो ये शुरू करेगा मझगांव डाक लिमिटेड के सहयोग से। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 2023 जारी किया है? तो ये जारी किया गया भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। और इस रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि किन कंपनियों की क्षमता में सुधार हुआ है। तो जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां होती हैं, जिनको हम लोग NBFCs कहते हैं, इनकी जो मतलब क्षमता है इसमें सुधार हुआ है, ऐसा बताया गया RBI की रिपोर्ट में। अगला क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कि सितंबर 2023 में NBFCs का पूंजी से जोखिम जो मतलब भारित संपत्ति थी, इसका अनुपात कितना था? तो ये था 27.6%। अगले में कह रहा है विनियामक के अनुसार यह न्यूनतम कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 15%, जो कि है 27%। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस राज्य में नम्मा कार्गो लॉजिस्टिक्स सेवा शुरू की गई है? तो ये कर्नाटका में शुरू हुई है। और यह सेवा किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये कर्नाटका राज्य सड़क परिवहन निगम के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है किसने ट्रेड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2022-23 रिपोर्ट जारी किया है? तो ये जारी किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। अगला कह रहा है RBI की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अगले क्वेश्चन में कह रहा है किसने वार्षिक निवेश रिपोर्ट, जिसको हम लोग इंडियाज क्रिप्टो पोर्टफोलियो 2023 कहते हैं, ये जारी किया है? तो ये जारी किया गया है काइनस्विच के द्वारा। किसके द्वारा जारी किया गया है? काइनस्विच के द्वारा इसको जारी किया गया है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए अगले क्वेश्चन में उसी से संबंधित है। इसमें कह रहा है कि कुल क्रिप्टो निवेश में कह रहा है शीर्ष 3 भारतीय शहर कौन से हैं? तो पहले स्थान पर दिल्ली है, दूसरे स्थान पर बेंगलुरु है, तीसरे पर मुंबई है। तो ये सब क्रिप्टो निवेश में शीर्ष 3 शहर ये हैं जिनका ये सीक्वेंस दिया गया है। अब अगला कह रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2024 के लिए किस फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य की मंजूरी दी है? तो ये दी है कोपरा के लिए। अब अगले में कह रहा है मिलिंग जो कोपरा है, इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है? यह किया गया है 1160 रुपये प्रति क्विंटल, मतलब 11,600, ध्यान दीजिएगा 11,160 रुपये प्रति क्विंटल है, इतना मूल्य जो है इसके लिए निर्धारित किया गया है। अब अगला कह रहा है कि बॉल कोपरा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है? तो ये निर्धारित किया गया है 12,000 रुपये प्रति क्विंटल। अगले में कह रहा है किसने T+0 सेटलमेंट नामक एक परामर्श पत्र जारी किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। T+0 जो सेटलमेंट नामक ये परामर्श पत्र है, ये किसके द्वारा जारी किया गया है? ये जारी किया गया है सेबी के द्वारा। अगले में कह रहा है शेयरों की खरीद बिक्री के लिए दिन में ही सेटलमेंट करने को क्या कहते हैं? तो इसी को T+0 सेटलमेंट कहते हैं। मतलब एक ही दिन में अगर अंतर्गत हम लोग सेटलमेंट कर लेते हैं, शेयरों की जो खरीद बिक्री से संबंधित सेटलमेंट है, तो इसको हम लोग T+0 सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। अगर देखा जाए तो इसी में अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर पहले जो T+1 सेटलमेंट था, इससे पहले जो T+1 सेटलमेंट था, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2021 में। अगले में कह रहा है यमन संकट के दौरान भारत के लिए किस वस्तु के आयात पर प्रभाव पड़ा है? तो ये सूर्यमुखी का जो तेल है उसके आयात पर प्रभाव पड़ा है। क्यों पड़ा है? क्योंकि यमन में संकट है, इसलिए यहाँ पे इसके सूर्यमुखी का जो तेल है उसके आयात पर प्रभाव पड़ा है। अगले में कह रहा है बाजार तक पहुँच योजना क्या है? तो ये निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ये योजना है। अगले में कह रहा है USA द्वारा जारी नोटोरियस मार्केट लिस्ट में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो ये है चीन। अगले में कह रहा है अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित है। इसमें ये कह रहा है कि भारत के कितने मार्केट को इसमें शामिल किया गया है? तो इसमें 6 मार्केट भारत के भी हैं जिनको शामिल किया गया है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत सरकार ने कितने लोगों को 16वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया है 4 सदस्यों को। इन सदस्यों के नाम क्या हैं? इनमें हैं अजय नारायण झा, दूसरे हैं सौम्यकांत घोष, तीसरे हैं एनिजाज मैथ्यूज और चौथे हैं निरंजन राजाध्यक्षा। तो ये 4 जो सदस्य हैं जिनको 16वें वित्त आयोग का सदस्य बनाया जाएगा। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अंतरिम बजट 2024 के अनुसार दुनिया के कुल रियल टाइम से डिजिटल लेन देन का कितना प्रतिशत भारत में होता है? तो ये होता है 46%। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है, तो इसको याद रखिएगा। तो कह रहा है दुनिया के कुल जो रियल टाइम डिजिटल लेन देन होते हैं उनमें कितना परसेंट भारत में होता है? तो ये 46% भारत में होता है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली AI कंपनी कौन सी बनी है? तो इसका नाम है कृत्रिम। इसका नाम है। अगले में कह रहा है जो कृत्रिम है इसका संबंध किस औद्योगिक समूह से है? तो ये है ओला समूह, मतलब जो ओला की टैक्सीज चलती हैं इन्हीं से ये रिलेटेड है। अगले में कह रहा है 3 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन सी बनी है? तो ये है माइक्रोसॉफ्ट। अगले में कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है? तो ये है सत्या नडेला। अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट से पूर्व इस 3 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली पहली कंपनी कौन बनी थी? तो इससे पहले कंपनी बनी थी वो थी एप्पल।
अगले में कह रहा है भारतीय मूल के कितने वैज्ञानिकों को यूके के प्रतिष्ठित, इसका नाम है ब्लात्निक पुरस्कार, इससे सम्मानित किया गया है। तो ये हैं 3 वैज्ञानिक, मतलब भारतीय मूल के 3 वैज्ञानिक हैं जिनको यूके के प्रतिष्ठित, जिसका नाम है ब्लाउटनिक पुरस्कार, इससे सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उनको प्रदान किया गया है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, तो ये 3 वैज्ञानिक कौन कौन से, इनका नाम भी जान लीजिए। तो इनके नाम हैं राहुल आर नायर, दूसरे हैं मेहुल मलिक, तीसरे हैं डॉक्टर तन्मय भारत। अगले क्वेश्चन में कह रहा है भारत में निजी क्षेत्र की पहली हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन बनाने के लिए किन कंपनी की मदद समझौता हुआ है। तो ये समझौता हुआ टाटा और एयरबस के मध्य समझौता हुआ है। अब अगला इसी में ये कह रहा है कि इस समझौते के तहत किस हेलीकॉप्टर की अंतिम असेंबली लाइन स्थापित की जाएगी। तो इसका नाम होगा H125। अगले में कह रहा है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 जो है, ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है। तो इसको जारी किया गया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। अब अगले में कह रहा है कि इस सूचकांक में कितने देशों को स्थान दिया गया है। तो 180 देशों को स्थान दिया गया है। इस सूचकांक में सबसे ईमानदार देश का दर्जा किसको मिला है। तो डेनमार्क को मिला है, प्रथम स्थान इसको है। भारत को अगर पूछा जाए कौन सा स्थान मिला है, तो भारत को 93वां स्थान मिला है, याद रखिएगा। ट्रांसपेरेंसी जो इंटरनेशनल है, इसने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। इसमें भारत को 93वां स्थान मिला हुआ है, प्रथम स्थान डेनमार्क को मिला हुआ है। इस सूचकांक के अनुसार देखा जाए सबसे भ्रष्ट कौन सा है, तो ये है सोमालिया, मतलब सोमालिया सबसे भ्रष्ट है। प्रथम स्थान पर डेनमार्क है, भारत को 93वां स्थान मिला हुआ है। इसी में ये कह रहा है कि ट्रांसपेरेंसी जो इंटरनेशनल है, ये कैसा संगठन है, ये अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना पूछी जाए कब हुई है, तो इसकी स्थापना हुई है वर्ष 1993 में। इसका सचिवालय पूछा जाए कहाँ पे है, तो ये है बर्लिन जर्मनी में। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं। तो ये बने हैं एलन मस्क। अगले में कह रहा है भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों के 3 नाम कौन कौन से हैं। तो पहले स्थान पर आते हैं मुकेश अंबानी, दूसरे स्थान पर आते हैं गौतम अडानी, तीसरे पर आते हैं शिव नादर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए टाटा ने किसके साथ समझौता किया है। तो एयरबस के साथ समझौता किया हुआ है। अगले में कह रहा है प्लास्टिक अपशिष्ट न्यूनीकरण लिंक जो बांड है किसके द्वारा जारी किया गया है। तो ये जारी किया गया है विश्व बैंक के द्वारा। अब इसी से संबंधित, विश्व बैंक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन दिए गए इनको जान लेते हैं। तो इसमें कह रहा है कि विश्व बैंक ने इन बॉन्ड्स की कीमत कितनी निर्धारित की है। तो ये $100 मिलियन जो बॉन्ड है, इसकी कीमत निर्धारित की गई है। इनमें कह रहा है इनको कितने वर्षों हेतु जारी किया गया, तो 7 वर्षों के लिए इनको जारी किया गया है। और इन बॉन्ड्स की जो लीड मैनेजर है ये कौन है, तो ये है सिटी बैंक, मतलब इस बॉन्ड के अगर लीड मैनेजर पूछा जाए कौन है, तो ये है सिटी बैंक। अगले में कह रहा है किसने स्टार्टअप जो शाला है इसका आरंभ किया है। तो ये स्टार्ट किया है उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, जिसको हम लोग DPIIT कहते हैं। इसी में ये कह रहा है कि यह किसका एक प्रमुख एक्सेलरेटर कार्यक्रम है। तो ये स्टार्टअप इंडिया के लिए एक एक्सेलरेटर कार्यक्रम है, मतलब स्टार्टअप इंडिया को बढ़ाने के लिए ये काम किया गया है। अगला है लास्ट क्वेश्चन इसका, इसमें कह रहा है कि स्टार्टअप शाला जो है कितने महीनों तक चलने वाला एक्सेलरेटर कार्यक्रम है। तो ये 3 महीने तक चलने वाला एक्सेलरेटर कार्यक्रम है। तो इस प्रकार हम लोगों ने जितने भी करंट अफेयर्स दिए गए थे आर्थिक परिदृश्य की घटनाओं से संबंधित जनवरी 2023 को, उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब इसके बाद कुछ और सेगमेंट बचेंगे, उनको कंप्लीट कर लेंगे। तो उसके बाद हम लोग फरवरी, मार्च और अप्रैल के जितने करंट अफेयर्स होंगे उनको भी कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।